दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हुए ऑटो चेंजवर स्विच बनाएंगे। मतलब कि इस प्रकार का जो ऑटो चेंजवर स्विच होता है इसी को पूरा का पूरा बनाएंगे, वो भी कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन मैं जो आपको ऑटो चेंजवर स्विच बताने जा रहा हूँ ये ऑटो चेंजवर स्विच इस वाले से भी एडवांस होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे जो मैं चेंजवर स्विच बनाने जा रहा हूँ इस वाले ऑटो चेंजवर स्विच में टाइमर का भी इस्तेमाल करूंगा। टाइमर क्या काम करेगा आप आगे समझ जाओगे, ठीक है। तो जो भी मैं आपको वायरिंग बताने जा रहा हूँ, वायरिंग बताने के लिए मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करूंगा। इसी सर्किट डायग्राम के अनुसार हम पूरा कनेक्शन करेंगे। वैसे तो मेरे पास में यहाँ पे दो अलग अलग सर्किट डायग्राम है, दोनों का थोड़ा सा वर्किंग अलग है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस प्रकार से कौन सा सर्किट डायग्राम के अनुसार एटीएस वर्क करेगा, ठीक है। तो अभी के टाइम पे हम क्या करने वाले हैं, ये वाला जो सर्किट डायग्राम है इसी के अनुसार पूरा कनेक्शन करेंगे। ऑटो चेंजेबल स्विच बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा दो कॉन्टेक्टर। एक कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया जाएगा मेन पावर सप्लाई को चालू बंद करने के लिए, दूसरा कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया जाएगा जो आपके घर में सोलर पावर सप्लाई, इन्वर्टर का पावर सप्लाई, यूपीएस का पावर सप्लाई या फिर जो आपके घर में जनरेटर का पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई को चालू बंद करने के लिए। मतलब कि आपके घर में जो पावर सप्लाई जाएगा उस पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपको दो कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जो कॉन्टेक्टर है इन दोनों कॉन्टेक्टर को चालू बंद करने के लिए, मतलब कि जो पावर सप्लाई है उसको पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पे दो अलग अलग एमसीबी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऑटो चेंजओवर स्विच बनाने के लिए ये जो सर्किट डायग्राम है इसको हम फॉलो करेंगे। तो सर्किट डायग्राम में बताया गया कि हमें यहाँ पे दो अलग अलग सर्किट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वाला जो सर्किट है ये सर्किट मेन पावर सप्लाई के लिए है, और ये वाला जो सर्किट है ये सर्किट यूपीएस, इन्वर्टर, जनरेटर या फिर सोलर पैनल जो होगा उसका सर्किट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मेन पावर सप्लाई है उसका कनेक्शन कर देते हैं। तो इस सर्किट डायग्राम में बताया गया है कि जो आपका फेज सप्लाई है उस फेज सप्लाई को लेके जाके जो आपका K2 कॉन्टेक्टर का एनसी कॉन्टेक्ट है। K2 कॉन्टेक्टर का मतलब कि ये वाला जो आपका दूसरा वाला कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर का जो एनसी कॉन्टेक्ट है उसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले पावर सप्लाई जाएगा एनसी कॉन्टेक्ट में, फिर एनसी कॉन्टेक्ट से पावर सप्लाई जाएगा टाइमर के एनो कॉन्टेक्ट में। मैं यहाँ पे टाइमर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। टाइमर का काम ये होगा कि जो हमारा कॉन्टेक्टर है ये वाली मेन कॉन्टेक्टर, इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए थोड़ा सा टाइम डिले रख दे। टाइम डिले क्यों ऐड कर रहे हैं मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के टाइम पे केवल ये समझिए आपका जो टाइमर है इस टाइमर का जो एनो कॉन्टेक्ट है उसका इस्तेमाल करना है, और एनो कॉन्टेक्ट से पावर सप्लाई जाएगा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे। तो इतना कनेक्शन कर देते हैं। तो ये जो मेन पावर सप्लाई है इस पावर सप्लाई के फेस टर्मिनल पे मैं एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाना है, और जो दूसरे पावर सप्लाई का कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर का जो एनसी कॉन्टेक्ट है, एनसी कॉन्टेक्ट इसका यहाँ पर है नीचे में, तो इस वाले टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट करना होगा। वायर थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको कट कर देता हूँ, और इसका जो इंसुलेशन इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे डायरेक्टली एनसी कॉन्टेक्ट में इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वाले एनसी कॉन्टेक्ट का जो आउटपुट टर्मिनल है उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे इस वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। एनसी कॉन्टेक्ट पे मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इससे जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा टाइमर के एनो कॉन्टेक्ट पे। अब ये जो टाइमर है इस टाइमर का जो सर्किट डायग्राम है इसमें बताया गया है कि 2 नंबर का जो टर्मिनल है इस पे हमें इनकमिंग पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसके बाद जो 3 नंबर का टर्मिनल है वो टर्मिनल होता है एनो कॉन्टेक्ट। तो एनो कॉन्टेक्ट ही हमें इस्तेमाल करना है, तो हमें क्या करना होगा, 2 नंबर और 3 नंबर टर्मिनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो मैंने वायर एनसी कॉन्टेक्ट में कनेक्ट किया है इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके टाइमर का जो 3 नंबर का टर्मिनल है जो कि एनो कॉन्टेक्ट होता है उस कॉन्टेक्ट के साथ मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब जैसा कि सर्किट में बताया गया है कि जो एनो कॉन्टेक्ट है टाइमर वाली उस कॉन्टेक्ट के द्वारा पावर सप्लाई जाएगा मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इस टाइमर का एनो कॉन्टेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइमर का जो 2 नंबर का टर्मिनल है वो होता है कॉमन टर्मिनल, तो उस वाले टर्मिनल के साथ मैं इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो वायर है इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाना है, और कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे A1 टर्मिनल है तो मैंने इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम के अनुसार कहा गया है कि जो फेज सप्लाई है इसी फेज सप्लाई के द्वारा एक वायर को लेके जाना है, और जो हम टाइमर इस्तेमाल करेंगे उस टाइमर को फेज सप्लाई प्रोवाइड करना है।
मतलब कि ये वाला जो ऑन डिले टाइमर है, इस टाइमर को हमें फेज सप्लाई इसी वाले एमसीबी के द्वारा प्रोवाइड करना है। तो मैं एक वायर को ले जाके जो एमसीबी है, इस एमसीबी का जो फेस वाला टर्मिनल है, इस वाले टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको लेके जाना है और इसको ले जाके टाइमर का जो A1 टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में बताया गया है कि जो हमारा कॉन्टेक्टर और जो टाइमर है, इन दोनों को न्यूट्रल पावर सप्लाई हमें डायरेक्टली प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो एक वायर है, इस वायर को ले जाके जो एमसीबी है, इस एमसीबी का जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, इसके साथ डायरेक्टली मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको लाके इस वाले कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। इस कॉन्टेक्टर का A2 टर्मिनल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो मैं अभी के टाइम पे इस वाले पॉइंट पे न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ। अब ये जो टाइमर है, इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो इस कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड किया था, उसी के साथ में एक वायर को लूप कर देता हूँ। मतलब कि इस वाले टर्मिनल पे दो वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये जो वायर है, इस वायर को ले जाके जो टाइमर का A2 टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। तो मेन पावर सप्लाई के द्वारा कॉन्टेक्टर को चालू बंद करने के लिए हमने कनेक्शन कर दिए। अब यदि मैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन करूं, तो आप देखोगे यहाँ पे कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए, एमसीबी को यदि मैं ऑफ करूं तो कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया और एमसीबी को चालू करने के बाद कॉन्टेक्टर ऑन हो जा रहा है। अब ये जो टाइमर है, इस टाइमर में थोड़ा सा टाइम को इंक्रीज कर देता हूँ, जिससे कि जो मेरा कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर थोड़ी देर के बाद में चालू हो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो यहाँ पे टाइम वाली नॉब है, इसको रोटेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 3 सेकंड का टाइम। 3 सेकंड का टाइम सेट करने के बाद यदि मैं एमसीबी को ऑफ कर दूं और ऑफ करने के बाद यदि मैं दोबारा चालू करूं, तो 3 सेकंड के बाद में कॉन्टेक्टर चालू होगा। मतलब कि कॉन्टेक्टर को थोड़ी देर के बाद में चालू करने के लिए हम यहाँ पे टाइमर का इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइमर का इस्तेमाल करने का रीजन एक और ये है कि यदि हमारा पावर सप्लाई बार बार चेंज ओवर करेगा, तो इस कंडीशन में हमारे घर का जो डिवाइस है वो खराब हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो टाइमर है, इस टाइमर के द्वारा मेन कॉन्टेक्टर को थोड़ी देर के बाद में चालू करने के लिए कनेक्शन मैंने पूरा कर दिया हूँ। अब ये जो एमसीबी है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। इसको ऑफ करने के बाद ये जो जनरेटर वाली पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी के साथ मैं एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। फेज सप्लाई के साथ मैंने इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया और इस वायर का जो दूसरा सिरा, इसको लेके आना है और जो मेन पावर सप्लाई वाली कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो एनसी कॉन्टेक्ट है, इस कॉन्टेक्ट के साथ हमें इस वायर को कनेक्ट करना होगा। यदि आप सर्किट डायग्राम में देखोगे कि जो आपका फेज सप्लाई है, वो फेज सप्लाई सबसे पहले जाएगा एनसी कॉन्टेक्ट में और एनसी कॉन्टेक्ट से पावर सप्लाई जाएगा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे। ये जो एनसी कॉन्टेक्ट है, ये एनसी कॉन्टेक्ट दूसरे कॉन्टेक्टर का एनसी कॉन्टेक्ट होगा। तो मैंने वही चीज किया हूं, यहाँ पर फेज सप्लाई को यहाँ से ले जाके इस वाले कॉन्टेक्टर के एनसी कॉन्टेक्ट पे कनेक्ट कर दिया। अब इस वाले कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट वाली एनसी कॉन्टेक्ट है, उस वाले कॉन्टेक्ट के साथ में एक वायर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया और इस वाले वायर के दूसरे सिरे को ले जाके इस वाले कॉन्टेक्टर को फेज सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। फेज सप्लाई वाली टर्मिनल यहाँ पर है, तो इसके साथ मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों, ये जो सर्किट डायग्राम है, इसमें यदि आप देखोगे तो इस वाले कॉन्टेक्टर के साथ में मैं टाइमर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, जबकि इस वाले कॉन्टेक्टर के साथ मैंने टाइमर को भी कनेक्ट किया था। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे इस वाले कॉन्टेक्टर को ही केवल थोड़ी देर के बाद में चालू करना है। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आता है, कभी कभी चालू बंद होने लगता है। तो इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे टाइमर कनेक्ट कर दिया, जिससे कि यदि पावर सप्लाई आता है, पावर सप्लाई आने के बाद यदि बंद हो जाती है तुरंत ही, तो हमारा जो कॉन्टेक्टर है, वो कॉन्टेक्टर ऑन ना हो, मतलब कि चेंज ओवर ना हो। थोड़ी देर वेट करे कि पावर सप्लाई सही तरीके से आ गया है कि नहीं आ गया, उसके बाद ही इस वाले कॉन्टेक्टर को चालू करे। अब ये वाला जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के साथ भी यदि आप चाहो तो टाइमर को कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको सेम तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा।
मतलब कि ये वाला जो सेकेंड सर्किट डायग्राम है, इस डायग्राम के अनुसार आप कनेक्शन कर दीजिएगा। जो आपका पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई आएगा सबसे पहले एनसी कॉन्टैक्ट में, एनसी कॉन्टैक्ट से पावर सप्लाई जाएगा टाइमर के एनो कॉन्टैक्ट पर, और एनो कॉन्टैक्ट से पावर सप्लाई चला जाएगा कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो टाइमर है, इस टाइमर को फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्टली दे दीजिए। जिस प्रकार से हमने इस वाले कॉन्टैक्टर का कनेक्शन किए, इसी प्रकार से इसका पूरा कनेक्शन किया जाएगा। फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे टाइमर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, एनसी कॉन्टैक्ट से पावर सप्लाई को ले जाके कॉन्टैक्टर को फेज सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो मैंने उसी तरीके से यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। अब ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक वायर को ले जाके इस वाले एमसीबी के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ, और इससे जो न्यूट्रल पावर सप्लाई हमें मिलेगा, इसको ले जाके इस कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। A2 टर्मिनल यहाँ पर है, तो मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये वाला जो सिंपल सा एटीएस है, इसी एटीएस के जैसे ही मैंने अपना खुद का कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हुए एटीएस बना दिया। लेकिन मेरा जो एटीएस है, ये एटीएस इस वाले एटीएस से थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक अलग से टाइमर का इस्तेमाल किया हूँ। टाइमर से बेनिफिट क्या होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि ये वाला एटीएस बेटर है या फिर जो मैंने आपको कनेक्शन बताया, ये वाला एटीएस बेटर है। देखते हैं कितने लोग कौन सा कमेंट कर रहे हैं। तो ये वाला जो सर्किट डायग्राम है, इसी सर्किट डायग्राम के अनुसार मैंने पूरा कनेक्शन कर दिया, और कनेक्शन करने के साथ साथ मैंने यहाँ पे 2 लैंप का कनेक्शन कॉन्टैक्टर के साथ कर दिया, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि जो कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो टेस्टिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा सेकेंड पावर सोर्स वाली एमसीबी है, इसको ऑन कर देता हूँ। इसको ऑन करते ही आप देखोगे मेरा जो कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। कॉन्टैक्टर के ऑन कंडीशन को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे लैंप का कनेक्शन किया हूँ, तो आप देख सकते हो लैंप अभी ग्लो हो रहा है। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे मेन पावर सप्लाई को ऑन कर दूं, तो आप देखोगे अभी के टाइम पे मेरा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं है, लेकिन टाइमर में जो टाइम सेट करेंगे, उस टाइम के बाद में इस टाइमर के द्वारा इस कॉन्टैक्टर को चालू नहीं किया गया है। एक प्रॉब्लम आ गया। देखिए दोस्तों, जो मेरा सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में मैंने यहाँ पे दोनों कॉन्टैक्टर में इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल कर लिया हूँ। अब यदि मेरा ये वाला कॉन्टैक्टर चालू रहेगा, तो इस कंडीशन में ये वाला जो एनसी कॉन्टैक्ट है, इसको ओपन कर देगा, और इसको ओपन करने के बाद पावर सप्लाई तो आगे जाएगा ही नहीं। यदि हमारा मेन पावर सप्लाई आ जाता है, तो इस कंडीशन में भी चेंज ओवर नहीं हो पाएगा। मतलब कि ऑटोमेटिक चेंज ओवर नहीं होगा, हमें यहाँ पे मैनुअली चेंज ओवर करना पड़ेगा। जैसे कि एमसीबी को यदि मैं बंद कर दूं, तो बंद करने के बाद आप देखोगे ये वाला कॉन्टैक्टर चालू हो चुका है। अब यदि मैं इसको दोबारा ऑन करूं, तो ये वाला चालू नहीं होगा जब तक कि ये वाला पावर सप्लाई फेल ना हो। इसको फेल करता हूं, आप देखोगे यहाँ पे चेंज ओवर हो गया। अब यदि मैं दोबारा से इसको ऑन करूं, तो आप देखोगे यहाँ पे चेंज ओवर नहीं होगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो मेरा यहाँ पे ये वाला इंटरलॉकिंग है, ये इंटरलॉकिंग पावर सप्लाई को कट कर दे रहा है। तो जो मेरा मेन पावर सप्लाई वाली कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर के सर्किट में इंटरलॉकिंग इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा पावर सप्लाई है, इसको ऑफ करता हूँ, और ऑफ करने के बाद मैंने जो यहाँ पे इंटरलॉकिंग इस्तेमाल किया हूँ, इस इंटरलॉकिंग को बाईपास करता हूँ। जैसे कि मेरा जो एमसीबी है, इस एमसीबी से फेज सप्लाई डायरेक्टली गया है इस वाले कॉन्टैक्टर के एनसी कॉन्टैक्ट में। तो मैं यहाँ से वायर को रिमूव कर देता हूँ, और इस वाले वायर को ले जाके मुझे डायरेक्टली इस वाले टाइमर के एनो कॉन्टैक्ट पे कनेक्ट करना होगा। यहाँ से जो पावर सप्लाई गया है, ये पावर सप्लाई इस पॉइंट से नहीं जाएगा, इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो इस वायर को मैंने रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद ये वाला जो वायर है, इस वायर को मैं लेके जाता हूँ, और टाइमर का जो एनो कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इस वाले पॉइंट पे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। सॉरी दोस्तों, मैंने जब इस सर्किट डायग्राम को बनाया, तो थोड़ा सा मैंने इसको अच्छे तरीके से देखा नहीं था कि ये वाला इंटरलॉकिंग यहाँ पे करेगा। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग पूरा आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया। अभी के टाइम पे जो सर्किट डायग्राम है, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई वाली सर्किट डायग्राम आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम के अनुसार आपको पूरा कनेक्शन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन को चेंज कर दिया। कनेक्शन को चेंज करने के बाद यदि मैं एमसीबी को ऑन करूं, तो आप देखोगे मेरा जो यहाँ पे टाइमर है, इसमें पावर सप्लाई चला गया, और टाइमर में जो भी हम टाइम सेट करेंगे, उतना टाइम के बाद कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि मैं इस वाले एमसीबी को ऑन कर दूं, तो आप देखोगे ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा मेन पावर सप्लाई फेल हो जाता है, तो इस कंडीशन में दूसरा कॉन्टैक्टर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अभी के टाइम पे आपके घर में पावर सप्लाई इस वाले पावर सप्लाई के द्वारा जा रहा है, मतलब कि जनरेटर का पावर सप्लाई आपके घर में जा रहा है।
अब यदि आपका जो मेन पावर सप्लाई है, मेन पावर सप्लाई आ जाता है तो तुरंत ही आपका कॉन्टैक्टर चालू नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद में चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। थोड़ी देर के बाद में चालू इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे टाइमर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना देर के बाद में आपको इस कॉन्टैक्टर को चालू करना है उसका आप टाइम सेट कर सकते हो। वैसे हम नॉर्मली 5 सेकंड का टाइम सेट करते हैं मेन कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए। आप चाहें तो 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम डिले रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार से हम कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करके ऑटो चेंज ओवर स्विच बनाएंगे, इसका वायरिंग मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। दोस्तों यदि आप इस वाले एटीएस का इस्तेमाल करके वायरिंग सीखना चाहते हो तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूं। इस वाले एटीएस का यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो ये जो राइट वाली वीडियो है, इस वाले वीडियो पे क्लिक करके इस एटीएस का पूरा वायरिंग को सीख लीजिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।